निम्न में से कौन एक संसदीय बजट की तैयारी और उससे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो बजट को लेकर के रिस्पॉन्सिबल है, और मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट कौन सा है? बताएं फटाफट से। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सारे बच्चे जल्दी से बताइए क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। सारे बच्चे आंसर करिए भाई। देखिए सारे बच्चे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बजट पेश करने का या बिल पेश करने का जो काम करता है वो ऑलमोस्ट केसेस में कौन करता है? मिनिस्टर करता है। तो यहाँ पे क्या है, फिनांस मिनिस्टर ही क्या करते हैं? फिनांस मिनिस्टर ही बजट पेश करने का काम करते हैं। लेकिन इस बजट को बनाने का काम कौन तक करता है? यानी कि बनाने से लेकर के और बाकी पेश करने तक में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी डिपार्टमेंट का रहता है, किसी किसी विभाग का अगर रहता है, तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर 6 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक है, डिपार्टमेंट ऑफ, याद रखना है, रेवेन्यू एक हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एक हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हो गया। ये सब के सब डिपार्टमेंट किसके अंदर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। लेकिन बजट के लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इसका सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। अच्छे से याद होना चाहिए आप सबको, पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9। जल्दी आंसर करिए, सही जवाब बताइए क्या है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सी एक बात सही नहीं है? फटाफट आंसर करिए सारे बच्चे। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त होती है। संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और डी ऑप्शन है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से आंसर करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और रिप्लाई करिए। फटाफट आंसर करें भाई सारे बच्चे। आपको बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट। पार्लियामेंट हैज नो हैड इन द फॉर्मेशन ऑफ द बजट। आपको क्या बताना है? इसमें से गलत को फाइंड आउट करना है। गलत को फाइंड आउट करना है, जो फॉल्स है, रॉन्ग है, उसको फाइंड आउट करना है। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। C option, Parliament has no power to impose any tax without the recommendation of the President. And D, the Parliament doesn't have the power to increase any tax without the recommendation of the President. क्या है सही आंसर? सारे बच्चे आंसर करिए सभी जल्दी से। चलिए, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, देखिए बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, ये एकदम सही बात है। पार्लियामेंट का इसमें कोई हाथ नहीं रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार होती है, वही इसको तैयार करती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये कह रहा है संसद को समेकित यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो प्रभारित, यानी प्रभारित का मतलब क्या है? ये टर्म बहुत जरूरी है, बहुत खास है। देखिए यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश वर्ड अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं चार्ज अपॉन। इसमें नहीं लेकर के रखा हुआ है। चार्ज अपॉन एक टर्म है, जरूर याद होना चाहिए। एक होता है, यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन, और एक लिखेंगे इसको एक्सपेंडिचर मेड बाय। यहां पे दो आपको टर्म याद होने चाहिए। एक्सपेंडिचर जब चार्ज अपॉन की बात करी जाएगी तो इसका मतलब यह होता है कि संसद में उस पर बातचीत हो सकती है, बहस हो सकती है, वोटिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब उसको संसद से परमिशन मिलेगी, पास होगा ही होगा वो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा उसमें क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, स्पीकर की सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, साथ ही साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अदर जजेस हैं, उनकी पेमेंट हो गई, उनके पेंशंस हो गए,
हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी पेंशन हो गई। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, चार्ज अपॉन होती हैं किस पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। इसका मतलब ये है कि इस पे संसद जो है किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं कर सकती, कटौती नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये आपको याद होना, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किया ही किया जाएगा। एक्सपेंडिचर मेड बाई का मतलब क्या होता है, ये डिमांड्स होती हैं डिपार्टमेंट्स की, मिनिस्ट्रीज की, और उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें कमी की जा सकती है, उसमें वोटिंग भी हो सकती है। बात समझ में आई? उसको कटौती भी की जा सकती है और यहाँ पे क्या हो सकती है, वोटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति जो है वो उसके पास में, याद रखना है, नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। बाकी जिन्होंने जो आंसर दिया है ध्यान से सुनिए। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, सी इज द राइट आंसर। अच्छे से इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज का, फटाफट से आंसर करें क्या है सही जवाब। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपको बताना है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच फर्क क्या है, अंतर क्या है दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रूवल ऑन अकाउंट और वोट ऑन अकाउंट और एंटरिम बजट, दोनों में अंतर क्या है? सभी आंसर करिए। वैसे हम बता चुके हैं इसके बारे में आपको, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए क्या है सही जवाब। स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। और दूसरा है लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवर्ती दोनों शामिल होते हैं। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब दीजिए। द परमानेंट गवर्नमेंट एक्सरसाइज द प्रोविजन ऑफ अप्रूवल ऑन अकाउंट or vote on account while the caretaker government exercise the provision of interim budget. The second option is approval on account or the vote on account deal only with the expenditure side of the government's budget whereas interim budget include both recurring expenditure. तो क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें परमानेंट गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत है। स्थायी सरकार लेखानुमोदन का प्रावधान करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट का प्रावधान करती है, गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे याद रखना है लेखा अनुदान की जब हम बात करेंगे तो वोट ऑन अकाउंट की बात करेंगे तो ये बजट पक्ष को ही बताता है, यानी एक्सपेंडिचर को सरकार को पे करना है, पेंशन देनी है, सैलरी देनी है, उसको बताएगा। जबकि यहाँ पे एंटरिम बजट में क्या होता है, यानी इनकम भी होती है, एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है। तो केवल 2 इसका सही आंसर है।